हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना चैप्टर ये वाला, ठीक है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, बहुत प्यारा सा चैप्टर है, हल्का फुल्की चीज आपको याद करने को मिलेगी इसमें और थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं और काफी सारे फैक्ट्स अभी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी भी। ठीक है, सो मिनरल्स के बारे में पढ़ना है और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। पूरी वीडियो देख लेना, इसी में आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और किसी और वीडियो पे जाने की आपको नीड नहीं लगेगी, है ना। और ये जो नोट्स है वो मैंने लिए हैं इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फुल फ्लेज्ड है ये। एंड साथ के साथ अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो चलो जी स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अच्छा, ये मिनरल क्या होता है इसका ना, ये थोड़ा समझो इसकी डेफिनेशन। ये इंडिस्पेंसिबल पार्ट है हमारी लाइफ के, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और एक एक चीज जो हम यूज करते हैं ना मोस्टली अपनी लाइफ में, वो सब मिनरल से बनी हुई है ना। ये होमोजीनियस है, मतलब एक तरीके से ये ग्रोन करते हैं और नेचुरली अकरिंग है, मतलब नेचुरल है, इंसानों की जरूरत नहीं होती। और इनका एक इंटरनल स्ट्रक्चर डिफाइन है, मतलब जैसा इनका स्ट्रक्चर है ना वैसे ही हमेशा इनका इंटरनल स्ट्रक्चर रहता है। तो इन सब चीजों क्या बोलते हैं हम, मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों मिनरल हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। जितनी भी रोजमर्रा की जिंदगी में हम मतलब कुछ भी चीज एक्स वाई जेड यूज कर रहे हैं ना, वो सब मिनरल से बनी हुई है। मैं ये माइक यूज कर रही हूँ, मैं ये पेंसिल यूज कर रही हूँ, आप नहाने के बाद टेल्कम पाउडर यूज कर रहे हो, तो हर चीज, एक पिन भी, एक सुई भी, यहाँ तक कि आपके एयरक्राफ्ट शिप, ये सब के सब किससे बने हुए हैं, मिनरल से बने हुए हैं। टावरिंग बिल्डिंग्स, मशीनरी, यूटेंसिल, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेलवे लाइन हो गई, ब्रिज हो गई, सब के सब मिनरल से बने हुए हैं। ये तो छोड़ो, आप जो आपके खाने की चीज में होती हैं, जैसे आप 6 से पढ़ते आ रहे हो, आपके खाने में विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स नाम आया ना, तो मिनरल इवन हमारे खाने में भी होता है, इवन हमारे नमक में भी होता है। ठीक है, सो एवरीथिंग इस जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, सबके सब मिनरल से बने होते हैं। अब और क्या होता है, नाम तो सुना है, बट इसका बेसिक मतलब क्या होता है ये देखो। ये जो मिनरल शब्द आप पढ़ रहे हो ना, ये आपको और में से मिलता है। ठीक है, यानी कि एक मिनरल या फिर एक से ज्यादा मिनरल और दूसरे कुछ कुछ एलिमेंट्स, ये सब के सब एक बड़े से पत्थर में होते हैं और उस बड़े से पत्थर को आप क्या बोलते हो, ओर, है ना। सो ओर भी एक नेचुरली अकरिंग मटेरियल है, जिसमें आपको एक या फिर एक से ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं। दूसरे एलिमेंट के साथ भी होता है, उसके अंदर कुछ दूसरे एलिमेंट्स हो गए वो भी होते हैं। ठीक है, अब ये मिनरल्स पाए कहाँ पे जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। 7th क्लास की ज्योग्राफी में आपने एक नाम सुना होगा, डेफिनेशन तो मैं एज्यूम नहीं कर रही कि आपको याद होगी, या फिर इसका मतलब तो मैं एज्यूम नहीं कर रही कि आपको याद होगा, कि इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक और एक सेडिमेंट्री रॉक, ये कौन कौन सी रॉक से, याद है आपको? ऑब्वियसली नहीं होगा, है ना। तो इग्निशियस रॉक का मैंने यहाँ पे मतलब निकला है, ज्वालामुखी फटता है, मैग्मा निकलता है। ठीक है, सो मैग्मा जब वो लावा कूल हो जाता है ना, ठंडा हो जाता है, तब इग्निशियस रॉक्स बनती है। ठीक है, और मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी होती है, ऐसी रॉक्स, ऐसे पत्थर जो बहुत गर्मी में, प्रेशर में बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे पत्थर। सो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक में मिनरल्स बनते हैं। ठीक है, इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिनरल्स बनते हैं और उन रॉक्स में जो ये इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक है, उन रॉक्स में ना ऐसे क्रैक, दरार पड़ी होती हैं, कुछ ऐसे फॉल्ट आए होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, जैसे ये जॉइंट हो गया आपका, ठीक है, ये जॉइंट हो गया, ऐसे ऐसे जगह पर छोटे 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 लाइक ऐसे वेन्स होती हैं, जैसे नसें नहीं होती हमारे शरीर में, बिल्कुल वैसी नसें सी हो गई, कुछ ऐसे फॉल्ट, जॉइंट, ऐसे जैसे क्रैक्स आया हुआ है। अगर छोटे छोटे अकरेंस, मतलब छोटी जगह पर मिनरल्स है, तो उनको आप कहते हो वेन्स। ठीक है, लेकिन अगर लार्ज कैविटी है, लार्ज दरार पड़ी हुई है, तो आप उनको क्या बोलते हो, लोड्स बोलते हो। तो यानी कि अगर इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक है, तो वहां पर आपके मिनरल्स किस फॉर्म में होंगे, क्रैक्स, फॉल्ट्स, जॉइंट्स, सर्विसेज, वेन्स और लोड्स की फॉर्म में। ठीक है, स्मॉल स्पेसेस को या फिर स्मॉल अकरेंस को आप वेन्स बोलोगे और लार्जर को लोड्स बोलोगे।
इतना समझ में आया? ओके। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब मिनरल्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं फिर गैसियस फॉर्म में होते हैं तो होते तो धरती के नीचे, लेकिन वो ऐसे ऐसे, अब धरती में भी तो काफी सारे दरार है ना धरती के सरफेस में, लेकिन वो ऐसे ऐसे करके ऊपर आते हैं। अब गैस की टेंडेंसी तो ऊपर आने की होती है ना, तो ऐसे ऐसे करके ऊपर आती है और अर्थ सरफेस तक आते आते वो क्या हो जाती है, सॉलिड हो जाती है, कूल और सॉलिडिफाई हो जाती है जैसे जैसे वो राइज करती है या फिर ऊपर आती है ना। सो बहुत सारे ऐसे, और ये अर्थ की सतह पर ही, मतलब ज्यादा खोदना नहीं पड़ता, अर्थ की सतह पर ही हमें ऐसे मिनरल्स मिल जाते हैं। और उन मिनरल्स का क्या नाम होता है, टिन होता है, कॉपर, जिंक, लेड, ये हमें ऊपर ही मिल जाता है और ये भी हमें वेन्स और लोड्स के रूप में ही मिलता है। नाउ थ्रू द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, अभी सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती थी, ऐसी रॉक्स जो कि या तो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स से बनी हो या फिर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पीसेस से बनी हो। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, रॉक्स सॉरी प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गए, इन सब के पीसेस से या फिर पहले की रॉक से ऐसी ऐसी सीमेंटेड रॉक्स बनती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स में भी बहुत सारे मिनरल्स बनते हैं, वो भी बेड की फॉर्म में। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में जब भी लाइक जो मिनरल्स होंगे वो बेड्स की फॉर्म में होंगे और इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में कैसे होंगे, फॉल्ट्स में या फिर जॉइंट के रूप में होंगे। समझ में आ गया? अच्छा, अब ये जो मिनरल सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं ना या फिर बनते हैं, तो ये कैसे बनते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ डेपोजिशन। ठीक है, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि कंसंट्रेट हो जाना, एकदम ही लाइक सॉलिडिफाई हो जाना। व्हेन डेपोजिशन ऑफ द सरफेस रॉक, डेपोजिशन मतलब ब्रेकिंग। ठीक है, जब रॉक ब्रेक हो जाती है उसके अंदर से कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो कि घुलने वाले होते हैं या फिर जिसको आप सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलते हो, जब रॉक्स टूटती हैं उसके अंदर से कुछ ऐसे पार्टिकल्स चले जाते हैं जो कि घुलने वाले होते हैं, नेचर में सॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, और उसके बाद कुछ बचा खुचा माल रह जाता है और उस बचे कुचे माल में से ही मिनरल ओर निकलते हैं। ठीक है, बॉक्साइट भी ऐसे ही होते हैं, मतलब जैसे ही कोई सरफेस रॉक टूट, जैसे हमारी अर्थ की सतह पर कोई रॉक पड़ी हुई है उसको तोड़ दिया गया और उसमें से कुछ ऐसे सब्सटेंस ऑटोमेटिकली निकल गए जो कि सॉल्युबल होते हैं, जो कि घुलने वाले होते हैं। उसके बाद जो रेसिडुअल मास बच गया, जो बचा कुचा माल बच गया, जो बचा कुचा माल बच गया उस वो क्या होता है, आपके ओर्स होते हैं, और ओर्स को अगर हम करेंगे प्रोसेसिंग तो उसमें से आपके एक या दो से ज्यादा मिनरल निकलेंगे और थोड़ा बहुत अलग दूसरे एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो दैट इज डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। समझ में आ गया? ये होता है डीकम्पोजिशन, और इसी की वजह से डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स बोल लो या फिर आप डिपोजिशन, डिपोजिशन क्या होता है, डिपॉजिट हो जाना या फिर इकट्ठा हो जाना और या फिर सॉलिडिफाई हो जाना, इन सब की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स में मिनरल्स हो जाते हैं। ठीक है, सो डीकम्पोजिशन अलग है, डिपोजिशन अलग है। नाउ एलुवियल डिपॉजिट या फिर प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है, देखो आपने देखा होगा ये वैलीज तो आपने सुना होगा है ना, जो पहाड़ों के बीच में से नदियां निकलती हैं उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, वैलीज बोलते हैं। और या तो पहाड़ के नीचे यानी कि हिल्स के बेस में या फिर वैली फ्लोर की जो लाइक वो होती है, सैंड होती है, रेती होती है, वहां पर भी हमें कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, एलुवियल डिपॉजिट या फिर प्लेसर डिपॉजिट। ठीक है, और इनको वाटर के द्वारा करोड नहीं किया जाता, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है इन मिनरल्स को। और ऐसे से कौन से मिनरल होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और टिन। ठीक है, अब ओशन वाटर्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पर भी ओशन के पानी में भी आपको मिनरल्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे हम ये तो आपको पता ही होगा कि नमक आपको ओशन से ही मिलता है, मैग्नीशियम, ब्रोमीन जैसे मिनरल्स भी आपको कहाँ से मिलते हैं, ओशन वाटर से। और ओशन के जो बेड्स होते हैं ना, जो सतह होती है, वहां पर आपको मैंगनीज मिलता है। अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके लिए ये थोड़ा सा हौच पौच दे रखा है हमारी बुक में, बट मैंने थोड़ा सा काम इजी कर दिया है, अगर आपको सही लगे तो आप भी बना लेना। अब हमें मिनरल्स के कुछ टाइप्स पढ़ने हैं कि मिनरल को कैसे कैसे उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्लासीफाई किया हुआ है। सबसे पहले मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, फिर नॉन मेटेलिक और एक एनर्जी मिनरल्स होते हैं। ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स में भी 3 टाइप होते हैं, एक फेरस, एक नॉन फेरस और एक प्रीशियस। ठीक है, प्रीशियस हमें अपने सिलेबस में नहीं है हमारे या फिर बुक में नहीं है, तो इसलिए हमें उन्हें डिटेल में नहीं पढ़ना, बट प्रीशियस में आपके गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड ये सब आ जाते हैं। नॉन फेरस में आपके कॉपर, बॉक्साइट और एल्यूमिनियम है, और फेरस में आपके आयरन और मैंगनीज है।
नॉन मेटेलिक में देखो कौन कौन से पढ़ने हैं आपको, माइका और लाइमस्टोन। एनर्जी में भी कन्वेंशनल एनर्जी मिनरल्स होते हैं और नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज होती हैं, ठीक है। कन्वेंशनल में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, और नॉन कन्वेंशनल में न्यूक्लियर, सोलर, जियोथर्मल, विंड, टाइडल और बायोगैस पढ़नी है। तो ये सब पढ़ के फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और इसके अलावा थोड़ा बहुत सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, और मैप भी मैं इसी वीडियो में करा दूंगी, ठीक है। अच्छा, एक माइनिंग के बारे में और पढ़ लो, फिर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। माइनिंग क्या होती है कि हम धरती को खोद रहे हैं और खोदने से हम क्या क्या निकाल रहे हैं, वहां से मिनरल्स निकाल रहे हैं। वी आर गेटिंग द मिनरल्स फ्रॉम डिगिंग आउट द अर्थ इज नोन एज माइनिंग। अब वही क्लासिफिकेशन पढ़नी है। अब हमने इन मिनरल्स की क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर करी है, कलर, शाइन, हार्डनेस, डेंसिटी, क्रिस्टलाइजेशन, इसके आधार पे हमने मिनरल्स को क्लासिफाई किया है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एनर्जी मिनरल, ये मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने फ्लो चार्ट में, देखो अगर आपने बनाया है तो उससे हम स्टार्ट करेंगे मेटेलिक मिनरल्स के बारे में। ये ऐसे मिनरल्स होते हैं, जैसे नाम से ही समझ में आ रहे हैं, ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, मेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है। सो मेटल्स आर फाउंड, मेटल्स भी हमें कहाँ से मिलते हैं, मिनरल से ही। सो दोज मिनरल्स विच हैव मेटल्स आर नोन एज मेटेलिक मिनरल्स, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, टंगस्टन एक्सेट्रा। और ये मेटेलिक मिनरल भी 3 टाइप के होते हैं, जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया था। फेरस, फेरस ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसके अंदर आपको आयरन कंटेंट मिल जाता है। और ये कौन से होते हैं, आयरन, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, ठीक है। हमें सिर्फ आयरन और मैंगनीज पढ़ना है। नॉन फेरस कौन से होते हैं, जिसमें आयरन नहीं मिलता, ठीक है, जैसे कॉपर, लेड, टिन, एल्यूमिनियम। और प्रीशियस मिनरल्स कौन से होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा, ठीक है। अब इनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, इन तीनों को, फेरस को, नॉन फेरस को, सॉरी इन दोनों को ही पढ़ना है, और प्रीशियस तो हमारे में है ही नहीं। उसके बाद हम नॉन मेटेलिक पे चलेंगे, राइट। नाउ फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर आयरन होता है, ठीक है। और ये हमारे जो मेटेलिक मिनरल्स का ही तो पार्ट है, ठीक है। ये हमारे मेटेलिक मिनरल्स का 3/4 पार्ट तो फेरस मिनरल्स होते हैं, और 1/4 पार्ट क्या होते हैं, ऑलमोस्ट वन से भी कम, वन लाइक 0.5 लगा लो आप, 0.5 जो है वो नॉन फेरस होते हैं, और बाकी के प्रीशियस होते हैं, ठीक है। सो 3/4 जो है टोटल वैल्यू में वो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है जो आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ये सारे के सारे हमारे इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने पढ़ा होगा आयरन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाले चैप्टर में, आप पढ़ोगे कि ये आयरन वगैरह, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमारे इंडस्ट्रीज के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आयरन और मैंगनीज जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं फेरस मिनरल के, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे आयरन और क्या होता है। ये देखो, ये हमारी इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है, मतलब कि बैकबोन है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता मोस्टली हमारी इंडस्ट्रीज में, ठीक है। और इंडिया में बहुत सारा आयरन प्रेजेंट है, मतलब काफी अच्छी क्वालिटी में और काफी अच्छी क्वांटिटी में भी। अब आयरन और के भी कुछ टाइप्स होते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ आपको कि आप फ्लो चार्ट बना लो, ज्यादा बेटर रहेगा। सो मैग्नेटाइट जो होता है वो आयरन ओर का एक पार्ट है। मैग्नेटाइट जो है वो बहुत फाइन आयरन है, काफी अच्छा आयरन माना जाता है क्वालिटी वाइज। इसके अंदर ज्यादा आयरन आपको मिलेगा, मतलब 70% तो इसके अंदर आपको आयरन ही मिलेगा, ठीक है। इसकी अच्छी मैग्नेटिक क्वालिटी है, मतलब चुंबकीय शक्ति है, और ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काफी अच्छा टाइप का आयरन माना जाता है मैग्नेटाइट। और हेमेटाइट जो है उसके अंदर भी आयरन होता है, सेकेंड नंबर पे आता है। 50 to 60% आयरन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए, तो ये सेकेंड नंबर पे आता है, ठीक है। और इंडिया में आयरन कहाँ कहाँ पर मिल जाएगा, तो इंडिया में आयरन ओर की बेल्ट कहाँ कहाँ पर है, ओडिशा झारखंड बेल्ट, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, बेलरी, चित्रदुर्गा, चिकमगलुर, तुमकुर बेल्ट, और दुर्ग, बस्तर, चंद्रापुर बेल्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना, बाकी हम मैप वर्क में भी अभी करेंगे, है ना, तो उसी में याद हो जाएगा। अब आते हैं हम सेकंड फेरस मिनरल पे, जो कि हमारा मैंगनीज। मैंगनीज किस काम आता है, ये देखो, जब आप स्टील के बर्तन यूज करते हो ना, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो उसके लिए आपका ये मैंगनीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टील को बनाने के लिए, ठीक है। और
ठीक है। तो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, 1 टन अगर आपको स्टील बनानी है ना, 1 टन स्टील बनानी है तो उसमें 10 किलो मैंगनीज आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। ये इंसेक्टिसाइड, ब्लीचिंग पाउडर और पेंट बनाने के भी काम आता है, और ओडिशा में सबसे ज्यादा मैंगनीज की प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है। अब आएंगे हम नॉन फेरस पे। नॉन फेरस मिनरल्स जो है जिसके अंदर कोई भी हमें आयरन नहीं मिलता, और ये हमारे इंडिया में बहुत कम है, रेयर ही है, नॉन सफिशिएंट है। ठीक है, इनमें कौन कौन से आते हैं, इन ऐसे ऐसे मिनरल्स में आयरन नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसे ऐसे कौन कौन से होते हैं, कॉपर हो गया, लेड हो गया, जिंक, बॉक्साइट, गोल्ड हो गया। ये बहुत जरूरी है हमारे इंडस्ट्री के लिए, मेटल वाली इंडस्ट्री से, जिसको आप मेटलर्जिकल इंडस्ट्री बोलते हो, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। अब आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में कितना कॉपर, लेड, जिंक, बॉक्साइट यूज होता है ना। तो आप देख सकते हो नॉन फेरस मिनरल्स या फिर इनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है, बट ये है बहुत कम ही हमारे इंडिया में, और फेरस वाले बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तो इसमें हमें थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। कॉपर जैसे हो गया, कॉपर जो है उसकी बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, काफी अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये पढ़ के आए होगे पहले साइंस में, है ना। और इसकी इलेक्ट्रिकल केबल्स में बनती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आता है और केमिकल इंडस्ट्रीज में काम आता है। और इंडिया में कॉपर हमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, राजस्थान की खेतरी माइंस में, भालगढ़ माइंस मध्य प्रदेश में, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में। ठीक है, और बॉक्साइट पढ़ लेते हैं। बॉक्साइट ये भी आप, ये वाला चैप्टर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाला चैप्टर इंटरलिंक्ड ही है। ठीक है, तो आप देखोगे बॉक्साइट और भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के लिए, है ना। बॉक्साइट बेसिकली एल्यूमिनियम की जो ओर होती है, और उस ओर में से एल्यूमिनियम को निकालने के लिए बॉक्साइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एक क्ले लाइक सब्सटेंस होता है ये बॉक्साइट, जिसकी वजह से हम ओर में से एल्यूमिना निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और वो एल्यूमिनियम फिर बाद में एल्यूमिनियम में बदल जाता है। ठीक है, अब ये बॉक्साइट हमें कहाँ कहाँ पर मिलेगा, अमरकंटक प्लेट्यू, मैकल हिल्स और प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी, एंड बॉक्साइट डिपॉजिट इन मध्य प्रदेश। ठीक है, ओडिशा में सबसे ज्यादा बॉक्साइट पाया जाता है, 49% कम से कम, और 2016-17 के हिसाब से डेटा बताया हुआ है। ठीक है, पंचपटमली डिपॉजिट जो है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है बॉक्साइट डिपॉजिट के ओडिशा में। थोड़े से ज्योग्राफिकल फिगर्स फैक्ट हैं। एल्यूमिनियम भी पढ़ लेते हैं अब हम, है ना। एल्यूमिनियम इसी का तो पार्ट है, बॉक्साइट वाले का ही, है ना। तो बॉक्साइट जो है उसी की वजह से एल्यूमिका में से एल्यूमिनियम बन पाता है। एल्यूमिनियम अपनी स्ट्रेंथ और लाइटनेस के लिए काम आता है, और ये इसने एल्यूमिनियम की वजह से इसने काफी सारे मेटल्स की जगह ये एल्यूमिनियम यूज हो जाता है, जैसे कि कॉपर की जगह एल्यूमिनियम हम यूज कर सकते हैं, और ये यूटेंसिल्स में भी यूज होता है एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स, है ना, और इलेक्ट्रिकल गुड्स में भी। अब हमने अपना मेटेलिक मिनरल्स में से नॉन फेरस पढ़ लिए, प्रीशियस हमें पढ़ने ही नहीं थे। अब हम पढ़ेंगे अपने नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसके अंदर कोई भी मेटल नहीं पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम इनको मेल्ट कर देंगे, पिघला देंगे, तो इसमें से कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये मीका जो है वो एक इम्पॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल है हमारा, तो अब हम मीका को पढ़ेंगे। ग्रेट। अब जो हमारा मीका है ना, वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री दोनों में यूज होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ है। ठीक है, इसके अंदर लो पावर लो लॉस फैक्टर होता है, मतलब इसमें कम पावर जाते, कम बिजली जाती है, लॉस भी नहीं होता है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, और इसमें ज्यादा वोल्टेज को रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये जो है प्लेट की फॉर्म में, मतलब ऐसे थिन शीट्स की फॉर्म में या फिर पत्तों लीव्स की फॉर्म में होता है, और इसको हम और भी थिन शीट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन, किसी भी कलर का ये हो सकता है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू, जिसमें मैंने स्टेट्स भी लिखी हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल मतलब, और बिहार मतलब इंडिया का ईस्टर्न पार्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे मिलता है कुदेरमा, गया, हजारीगढ़ बेल्ट जो है झारखंड की, वहां पे सबसे ज्यादा जो मीका है वो मिलता है। और भी देखो अजमेर राजस्थान में, और नेल्लौर आंध्र प्रदेश में भी हमें मीका देखने को मिलता है। लाइमस्टोन देख लेते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है ये मिनरल, और इसके अंदर कैल्शियम, ये मत देखो, इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है लाइमस्टोन के अंदर। ये
आयरन की स्मेल्टिंग में या फिर आयरन को मेल्ट करने के लिए काम आता है भट्टों में, ब्लास्ट फर्नेसेस में से स्टील प्लांट में, है ना। स्टील प्लांट में आयरन को पिघलाया जाता है क्योंकि स्टील को बनाने के लिए आयरन की भी जरूरत होती है। मैंने स्टील का प्रोसेस बताया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाले में। तो स्टील को पिघलाने के लिए आयरन की जरूरत होती है और आयरन को पिघलाने के लिए लाइमस्टोन की जरूरत होती है, ठीक है। तो और इसकी वजह से, लाइमस्टोन की वजह से, जिप्सम की वजह से सीमेंट की भी मैन्युफैक्चरिंग होती है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा लाइमस्टोन प्रोडक्शन देखी गई है, 21% ऑफ ऑल द इंडिया, अकॉर्डिंग टू द डाटा 2016 और 17, ठीक है। अब ये हो गए आपके मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। माइनिंग के हजार्ड्स देखो, व्हाई डज द माइनिंग इंडस्ट्री इज नोन एज किलर इंडस्ट्री। किलर इंडस्ट्री क्यों है ये माइनिंग? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा घातक है हमारे शरीर के लिए। जो माइनर्स होते हैं, जो अर्थ की खुदाई करते हैं, उनकी हेल्थ के लिए बहुत घातक है, इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत घातक है ना। और साथ ही साथ इसके अंदर ऐसी पॉइजनस गैस होती है ना, जब हमारी अर्थ को खोदा जाता है, इतनी ज्यादा डस्ट होती है कि वहां पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो जो माइनर्स इस जहरीली गैस को और इन डस्ट को जो रेगुलरली इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो उनके फेफड़ों में बहुत ही ज्यादा भारी दिक्कत आ सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इवन उनकी जान तक पे बात आ सकती है। कभी कभी जहाँ पर वो खुदाई कर रहे होते हैं तो क्या पता छत गिर जाए या फिर वहां पे फ्लड आ जाए या फायर लग जाए कोल माइन में। अब इतनी गर्मी होती है तो फायर भी तो लग सकती है ना। तो यहाँ पर माइनर्स की जान के लिए भी खतरा हो जाता है। और जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं इस रीजन में, माइनिंग वाले रीजन में, वो खराब हो जाते हैं, मिलावट वाले हो जाते हैं, क्योंकि गैस वगैरह निकलती है ना माइनिंग वगैरह से। और जो वेस्ट डंप होता है, जो स्लरी होती है, ठीक है, उससे क्या होता है, लैंड की डिग्रेडेशन होती है, सॉइल की खराबी होती है, और इतनी ज्यादा स्टीम निकलती है, गैस, खतरनाक गैसें निकलती है, जिसकी वजह से रिवर पॉल्यूशन भी हो जाता है, ठीक है। तो अब हम कैसे अपने मिनरल्स को बचा सकते हैं? एक तो सबसे पहले हमारे जो मिनरल्स हैं वो हमारे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का बेस है। ये बहुत लिमिटेड होते हैं, ऐसा नहीं कि भर भर के, बहुत लिमिटेड होते हैं। रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल है, मतलब अगर ये खत्म हो जाए तो इन्हें बहुत साल लगते हैं बनने में। इनका स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, ठीक है। और जो टोटल डिपॉजिट है ना, वो इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन में, मतलब सिर्फ अर्थ की सतह का सिर्फ 1% में ये मिनरल्स हमें पाए जाते हैं। तो देख लो आप कितने लिमिटेड है ये। और इनको मिलियंस ऑफ ईयर, ऐसा नहीं कि 5 या 10 साल में बन जाए वापसी से, मिलियंस ऑफ ईयर्स इनको लगते हैं बनने में, है ना। और हम उस सिर्फ अर्थ की क्रस्ट का 1% जो हमारे मिनरल्स है और जिसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में, उसी को बहुत तेजी से यूज करे जा रहे थे। तो गलती है ना। तो अब इसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे इनको बचा सकते हैं, इसके कुछ स्टेप्स देख लो। एक तो माइनिंग के टाइम पे या फिर खुदाई के टाइम पे कुछ निकालते वक्त आपको लो वेस्टेज करनी चाहिए, ठीक है। और यूज करो वुड का या फिर प्लास्टिक जो सर्टिफाइड है, जिसको आप यूज कर सकते हो, उनका यूज कर लो ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स की जगह पे, ठीक है। जंक वेस्ट को रीयूज करो या फिर ओल्ड थिंग्स को रीयूज करो, उन्हें कबाड़े में मत फेंको। मेटल्स को रिसाइकल करो, जो खराब मेटल्स हो गए हैं कबाड़े वाले, उसको यूज करो। दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढो कि मिनरल्स की जगह हम और क्या यूज कर सकते हैं। और एक सस्टेनेबल मेथड अपनाओ कि आज के लिए भी कुछ बचा और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, ठीक है। तो ये अब हमारे हो गए मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, उनके टाइप्स और थोड़े बहुत उनके भी टाइप्स। अब हम बात करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज की, राइट। एनर्जी रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा होगा एनर्जी। एनर्जी से क्या होती है, हमें पावर मिलती, मतलब हमें क्या, सभी को पावर मिलती है, बिजली मिलती है, ताकि इंडस्ट्रीज रन कर सके। जो आपके फ्यूल है, फ्यूल मिनरल जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, यूरेनियम, इन सभी की वजह से एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। तो एनर्जी जो है वो 2 टाइप से क्लासीफाई है, एक कन्वेंशनल सोर्सेस और एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी किससे जनरेट होती है, एनर्जी या फिर शक्ति कहाँ से बन सकती है? कोल से, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से, यूरेनियम से और इलेक्ट्रिसिटी से। तो इसलिए एनर्जी के रिसोर्सेज को 2 वे में क्लासिफाई किया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की। ये ऐसे सोर्स होते हैं जो कि बहुत लंबे टाइम से ये चलते आ रहे हैं, यूज होते आ रहे हैं, जैसे कि फायरवुड, लकड़ी को जला के, ठीक है। और कैटल डंग केक, मतलब गोसे जिसको आप बोलते हो, या फिर उपले जिसको आप बोलते हो। कोल या फिर पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इलेक्ट्रिसिटी दोनों, हाइडल यानी कि जो
पानी से बनती है, और थर्मल जो कि अभी भाप से बनती है, मैं आपको बताऊंगी अभी, है ना। तो ये कन्वेंशनल सोर्स एक टाइप से ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कि अभी अभी आए हैं, रिसेंटली आए हैं। इसके अंदर विंड पावर, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, ये फ्रीली अवेलेबल है, खत्म नहीं हो सकती, और ये रेन्यूएबल भी है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से, जिसमें हमारा आता है पहला कोल, ठीक है। कोल जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट अबेंडेंटली अवेलेबल, मतलब ये पाया जाता है काफी क्वांटिटी में, काफी ज्यादा ही है ये, लेकिन ये धीरे धीरे एग्जॉस्ट भी होने लग रहा है, और ये हमारे देश की बहुत ज्यादा ही एनर्जी नीड्स में काम आता है। ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड्स इसी के द्वारा फुलफिल होती है, ठीक है। इट इज बिकॉज इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल, क्योंकि इंडिया जो है कोल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। हमारे देश की इंडस्ट्रीज की नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी कोल ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। तो कोल जो है थोड़ा भारी है अपने वेट के लिए, है ना, और ये अपना वजन या फिर वेट जो है कम कर लेता है जब इसको जलाया जाता है, और ये राख में बन जाता है, ठीक है। दस हैवी इंडस्ट्री एंड थर्मल पावर स्टेशन, तो जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, फिर थर्मल पावर स्टेशन, अभी थर्मल में आपको बताऊंगी आगे, वो सारे के सारे कोल फील्ड के आसपास ही सिचुएटेड होते हैं। अब कोल का क्या यूज होता है, एक तो इससे बिजली बनती है, एनर्जी का सप्लाई होता है इंडस्ट्रीज में, और हमारी डोमेस्टिक नीड्स में। आपने देखा होगा जो आपके आसपास जो धोबी होंगे या फिर जो प्रेस करने वाले होंगे, उनकी एक अलग टाइप की लोहे की आयरन होती है जो कि कोयले से चलती है। आपने देखा होगा चूल्हे में कोयला ही लगाया जाता है ज्यादातर, ठीक है। तो डोमेस्टिक नीड्स को एनर्जी अगर इंडस्ट्री में चाहिए तब भी, और बिजली बनाने के लिए भी कोयला लगता है, ठीक है। अब कोयला बनता कैसे है, जब बहुत सारे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन का जो लाइक वो होता है, बॉडी लगा लो या फिर स्ट्रक्चर लगा लो, जब वो मिट्टी के नीचे नीचे सतह पर दबता चला जाता है, कंप्रेस्ड होता रहता है, और वो फिर धरती की हीट में जलता भुनता रहता है, तो फिर कोयला बनता है, कोल बनता है ना। जितना ज्यादा जलेगा, भुनेगा, पकेगा, उतना ज्यादा अच्छा कोयला हमें मिलेगा। और द डिग्री ऑफ कंप्रेशन फॉर्म ड्यू टू द प्रेशर ऑफ अपर लेयर ऑफ अर्थ, जितना ज्यादा अर्थ के नीचे वाला कोल हमें मिलेगा उतना ज्यादा वो अच्छा होगा, और ऊपर ही मिल गया तो थोड़ा कम होगा उसके अंदर, है ना। सो अब उसी के बेसिस पे टाइप्स ऑफ कोल्स हैं, जैसे कि डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ कंप्रेशन, जितना ज्यादा नीचे की लेयर्स पे आपका कोल बनेगा, मतलब या फिर मिलेगा, जितनी डेप्थ पे या फिर जितना वो जला भुना होगा, उसी के हिसाब से कोल की वेराइटी होती है। जैसे कि पहली होती है पीट, ये ऐसा कोयला होता है जो कि हमें दलदल वाले इलाके में मिलता है। इसके अंदर कार्बन कंटेंट भी कम है, जलता भी बहुत कम है, और ज्यादा मॉइस्चर है इसके अंदर, गिलगिला टाइप का। लिग्नाइट क्या होता है, लो ग्रेड ब्राउन कोयला होता है, सॉफ्ट है, हाई मॉइस्चर कंटेंट है, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और ये ज्यादातर तमिलनाडु के नए वैली रीजन में हमें पाया जाता है ना। बिटुमिनस फेमस कोल है, कमर्शियल यूज में ज्यादा होता है, ठीक है, कमर्शियल यूज यानी कि इंडस्ट्रीज वगैरह में, ओके। और ब्लास्ट फर्नेसेस में यानी कि भट्टों में आयरन को स्मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए ये बिटुमिनस कोल यूज होता है, और सबसे ज्यादा डेप्थ में ये पाया जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा हार्ड और बेस्ट क्वालिटी का जो कोल है वो कौन सा माना जाता है, एंथ्रासाइट। ये 1 मार्कर में आप आ सकता है, काफी ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अब कोल कहाँ पे देखने को हमें मिलता है, या फिर ये कैसे कैसे कब कब अकर हुआ और हमें कैसे पता चला, तो उसके हिसाब से, एजेस के हिसाब से, एक तो होता है गोंडवाना कोल, ठीक है। गोंडवाना लैंड आपने सुना होगा कि पहले ये सब अमेरिका, इंडिया, ये जितने भी थे, ये सब साथ साथ जुड़े हुए थे, पूरा एक लैंड का पार्ट था। फिर धीरे धीरे अर्थक्वेक आते रहे तो ये हिलता गया और सब देश अलग अलग हो गए, लेकिन सबसे पहले ये सारे इकट्ठे ही थे, तो ये गोंडवाना लैंड माना जाता था। और वहां पे जो कोयला हमें मिलता था वो 200 मिलियन साल पुराना है, 200 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और ये जो कोल है वो मेटलर्जी इंडस्ट्रीज में, मेटल वाली इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। और ये गोंडवाना कोल अभी हमें कहाँ पे मिलेगा, दामोदर वैली, जो कि वेस्ट बंगाल झारखंड में है। इस बेल्ट में झारिया, रानीगंज, बोकारो इंपॉर्टेंट कोल फील्ड है। ये अभी हम मैप में भी करेंगे, दिस इज अ मैप वर्क। और कोल जो है वो हमें गोदावरी, महानदी, सोन, वारधा वैलीज में भी देखने को मिलेगा, ठीक है।
और इसके अंदर यही है, मतलब इसके अंदर ना आपको सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे, जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं, एक्स्ट्रा भी, करंट वाले भी, वो सब इसी के अंदर से मिल जाएंगे। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि आप तो सिर्फ देख देख के पढ़ाते रहते हो, बट यू हैव टू सी कि इसके अंदर सारे फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जितने भी थ्योरी के साथ साथ या फिर ज्योग्राफिकल पार्ट के साथ साथ इसके अंदर ऑल द कंटेंट इज ऑलरेडी अवेलेबल। और जितना भी करंट अफेयर से रिलेटेड जितना भी होगा वो मैं आपको साथ के साथ बताती रहूंगी, जो इससे एक्स्ट्रा मुझे बताना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, और जो भी चीज आप पढ़ोगे, है ना, जो भी चीज आपको स्कूल में भी पढ़ाया जाता है आपके टीचर्स के द्वारा, वो भी आपको किसी ना किसी सोर्स से पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी से पढ़ाया जाता है। एंड सेम आई एम आल्सो टीचिंग फ्रॉम एनसीईआरटी ना, एनसीईआरटी लैंग्वेज। सो वन सोर्स यू हैव टू take in order to teach, right? So इसलिए we are taking the source of energy, sorry NCERT। okay, तो टर्शरी कोल देखो, टर्शरी कोल जो है वो 55 मिलियन ईयर्स अगो वाला है, और ये गोंडवाना कितने मिलियन ईयर्स अगो वाला था, 200, ठीक है। और ये जो कोल है ये हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में हमें देखने को मिलेगा। पेट्रोलियम देखो, पेट्रोलियम को आप मिनरल ऑयल बोल सकते हो, ऑयली फॉर्म में ना, लिक्विड फॉर्म में, या फिर लिक्विड गोल्ड की फॉर्म में आप, या फिर लिक्विड गोल्ड भी बोल सकते हो, इसके नाम है, ठीक है। और सेकंड, पहला तो कोल है, ये सेकंड है, सेकंड हाईएस्ट एनर्जी सोर्स है, ये एनर्जी को बनाने में काम करता है। इससे इस पेट्रोलियम से ना कई सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे कि फर्नेस ऑयल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब, वैसलीन में भी पेट्रोल होता है ना, और ये फ्यूल की तरह भी यूज किया जाता है, मतलब जलाने वलाने में, है ना। पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो होती हैं, ये रॉ मटेरियल, ये सारे सब्सटेंसेस का, ये सारे चीजों का रॉ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करती है कौन कौन सी इंडस्ट्री को, सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, केमिकल इंडस्ट्री, ल्यूब्रिकेंट्स, फ्यूल। और ये जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती है, क्योंकि ये इन सब चीजों को सप्लाई करती है दूसरी दूसरी इंडस्ट्रीज को, तो ये एज अ नोडल इंडस्ट्री काम करती है, मतलब मेन इंडस्ट्री दैट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो, है ना। 63% इंडिया का पेट्रोल मुंबई हाई, गुजरात, 18% गुजरात से और 16% असम से आता है। आप पढ़ेंगे नेचुरल गैस, ये क्लीन एनर्जी रिसोर्स होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम कार्बन और कार्बन कंटेंट होता है, पॉल्यूटेंट्स भी बहुत कम निकलते हैं, मतलब जो जहरीली गैसेस होती हैं वो भी कम निकलती हैं अगर हम इसको बर्न करें तो। और ये पेट्रोल में भी मिल जाती है और कभी कभी पेट्रोल से अलग भी मिल जाती है। और कोल और पेट्रोलियम को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसमें से बहुत कम हार्मफुल गैस निकलेंगे, दूसरे हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स निकलेंगे बहुत कम अगर हम इसको जलाएंगे तो। और नेचुरल गैस का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, तो आपकी व्हीकल्स में जो सीएनजी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो लिक्विड फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल की जगह पे यूज की जाती है, ये सेफ है इन्वायरमेंट के लिए बेसिकली। और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज होती है, फर्टिलाइजर, पावर इंडस्ट्री में भी ये यूज होती है। और ये कहाँ पे मिलती है बेसिकली, ये हमें मिलती है कृष्णा गोदावरी बेसिन में आपको मिल जाएगी, मुंबई हाई की वेस्ट कोस्ट पे, गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे जो है उसकी मैंने लोकेशन लिखी हुई है। अरेबियन सी की जो कोस्ट है, जैसे इंडिया है, इंडिया की इस साइड आपका अरेबियन सी है, इसकी ये जो कोस्ट होती है जिसमें आपका गुजरात आ गया, मुंबई आ गया और दीव आइलैंड हो गया, मुंबई का भी नॉर्थ पार्ट और दीव आइलैंड को आप क्या बोलोगे, इन सबको मिला के गल्फ ऑफ कैम्बे और अंडमान और निकोबार आइलैंड, ठीक है, यहाँ पर आपको नेचुरल गैस मिल जाएगी। अब हम आते हैं चौथे अपने सोर्स पे जो कि है आपका एनर्जी सोर्स पे, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इलेक्ट्रिसिटी माने बिजली, ठीक है। और बिजली की तो पूरे संसार में इतनी ज्यादा जरूरत है, इसके बिना तो कुछ चल भी नहीं सकता, इवन आपका इंटरनेट भी बिजली के बिना नहीं चल सकता है, सॉरी वाईफाई आई एम सेइंग, है ना। तो ये सब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है, और इसी की वजह से हमारे देश की बढ़ोतरी हो पाती है, डेवलपमेंट हो पाती है ना। जहाँ पर जिन गाँव में आज भी बिजली नहीं आती तो इसलिए वहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है ना। और दो तरीके से, मैंने आपको बोला था ना कि मैं थर्मल आपको बाद में पढ़ाऊंगी, दो तरीके से बिजली को बनाया जाता है। एक तो आपको पता है ये डैम से पानी गिराया जाता है, फिर उस पानी के फोर्स से टरबाइन हिलती है, फिर जनरेटर बिजली बनाता है, तो होती है आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इसके लिए मल्टीपर्पज या फिर डैम्स बनाए जाते हैं, जैसे बाखड़ा नांगल या फिर दामोदर वैली या फिर कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट, है ना। ये पोल्यूशन फ्री होते हैं
इंडिया में। और यहाँ पर देखो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कौन से होते हैं, इसको आप तभी कर पाते हो जब आप फॉसिल फ्यूल यानी कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और जितने भी हैं यूरेनियम वगैरह उन सबको बर्न करते हो, और तब जाके उनकी बर्निंग की वजह से जो एनर्जी बनती है उसकी वजह से टरबाइन घूमती है एंड फिर जनरेटर्स काम करते हैं, तब जाके बिजली बनती है। ये नॉन रेन्यूएबल है ना, इसको आप रेनोवेट नहीं कर सकते जल्दी से जल्दी, और फॉसल फ्यूल्स की वजह से, और इससे ना थोड़ा बहुत पोल्यूशन भी फैलता है, थोड़ा बहुत क्या ज़्यादा ही, क्योंकि कोल से देख लो, पेट्रोलियम से देख लो, इनको जलाने पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, टॉक्सिक गैसेस, पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, ठीक है। और इन्हीं दो चीज़ों के, इन्हीं दो बेसिस के ऊपर, यानी कि इन दोनों पैराग्राफ्स के ऊपर ही आप डिफरेंस बिटवीन भी बता सकते हो थर्मल एंड हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में। थर्मल में जैसे आप बता सकते हो कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, पॉल्यूशन से भरी होती है, परमानेंट सोर्स नहीं है ये एनर्जी का, क्योंकि कोल, पेट्रोलियम जल्दी से जल्दी खत्म होने लग रहे हैं, नॉन रेन्यूएबल है। और हमारे इंडिया में 310 थर्मल पावर स्टेशन है, जैसे कि तलचर, पंकी, नमरूप, नमरूआ आपने सुना होगा है ना, नमरूप, उरन, नैवेली, ठीक है। और हाइड्रो पावर की अगर हम बात करें तो ये फास्ट फ्लोइंग वाटर, जो डैम से पानी गिरता है, फोर्स से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, पॉल्यूशन फ्री होता है, ये परमानेंट एनर्जी सोर्स है, रेन्यूएबल रिसोर्स है, वाटर एक रेन्यूएबल रिसोर्स है। और इंडिया में बहुत सारे मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि भाखड़ा नांगल, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, कौपिली हाइडल प्रोजेक्ट, और भी बहुत सारे, है ना। तो ये सब जो है आपके ज्योग्राफी में, ये भी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा वाटर रिसोर्स वाले में, है ना। तो ये ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर है वो सारे आपको आपस में अच्छे से करने पड़ेंगे, क्योंकि ये हर एक चैप्टर से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अब हम आएंगे अपने मोस्टली सेकेंड लास्ट टॉपिक पे, उसके बाद तो मैप ही है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अंदर सबसे पहले आएगा आपका न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। ये कब बनती है, जो एटम होते हैं ना, जो कण, अगर आप उनका स्ट्रक्चर चेंज कर दो तब जाके इससे हीट और एनर्जी निकलती है, और फिर ये एनर्जी हमें मिलती है। और यूरेनियम और थोरियम जो है इस एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। एंड यूरेनियम एंड थोरियम जो है वो राजस्थान की अरावली रेंजेस में, अगर आप जाओगे राजस्थान में वहां पे आपको पहाड़ कटे हुए मिलेंगे, ठीक है। वो क्यों कटे हुए मिलेंगे, क्योंकि वहां पे यूरेनियम है, थोरियम है, तो वहीं से तो मिलते हैं ये सब चीजें, है ना। और झारखंड में देखोगे, केरला की मोनाजाइट सैंड्स में देखोगे, तो ये थोरियम एंड यूरेनियम आपको वहीं से मिलते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। सोलर एनर्जी भी पता है, इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पर सनरेज जो है वो डायरेक्टली आती हैं, सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी हमारा देश ट्रैप कर पाता है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल पावर भी बन पाती है, पैनल्स लगा लिए जाते हैं, प्लेट्स लगा लिए जाते हैं सोलर के, है ना। और हीटिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है, फास्टेस्ट एमर्जिंग है, स्पेशली रूरल एरियाज में अगर आप जाओगे ना तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे सोलर पावर्स, और ताकि उनकी जो डिपेंडेंस है फायरवुड पे और काउडंग केक्स पे वो कम हो जाए। विंड पावर भी आजकल एक बहुत अच्छा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का। सबसे ज़्यादा हमें तमिलनाडु और मदुरई के नागरकोइल, तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे विंड क्लस्टर्स, नागरकोइल टू मदुरई तमिलनाडु में, ठीक है। और तमिलनाडु के अलावा आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, इन सब जगह पर विंड पावर देखने को मिलेगा। राजस्थान में जो नागरकोइल और जैसलमेर है ये भी फेमस है विंड एनर्जी के लिए। बायोगैस जो है वो आपने सुना ही होगा, है ना। ये किससे बनती है, श्रब्स, हर्ब्स, जो छोटी मोटी घास वगैरह होती है, फार्म का जो वेस्ट होता है, एनिमल, ह्यूमन वेस्ट, इन सब को सड़ा के बायोगैस बनती है, और बायोगैस प्लांट्स लगाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा थर्मल एफिशिएंसी होती है, केरोसिन, काउडंग केक से और चारकोल से भी ज़्यादा जल्दी ये आग पकड़ती है, बहुत सस्ती, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, पेड़ों का बचाव होता है ना। और फायरवुड के लिए यूज़ किया जा सकता है, कुकिंग के लिए, लाइटनिंग पर्पस के लिए रूरल एरियाज में गैस यूज़ की जाती है, और ये खाद की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती है। बायोगैस प्लांट म्युनिसिपल कोऑपरेटिव्स के द्वारा या फिर इंडिविजुअल्स के द्वारा भी सेटअप किए जाते हैं, इनको गोबर गैस प्लांट्स भी बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइडल एनर्जी की।
ये जो एनर्जी होती है, टाइड्स, जो ओशन में टाइड्स आती है ना, समुद्र में टाइड्स, उनकी मूवमेंट से जो फोर्स होता है उससे टरबाइन्स हिलती हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब एक थोड़ा सा प्रोसेस मैंने आसान शब्दों में लिखा है एनसीईआरटी से, थोड़ा आसान सिंपल टर्म्स में टाइडल एनर्जी कैसे काम करती है। जब टरबाइन घूमती है और जनरेटर तक फोर्स जाता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। ठीक है, जैसे एक लहर आई, एक टाइड आई, उस टाइड की वजह से जो ब्लेड्स होंगे, उस टाइड के फोर्स की वजह से जो टरबाइन के ब्लेड्स होंगे वो 1 मिनट में 12 से लेकर 18 बार घूमेंगे। तो टाइड की स्ट्रेंथ के ऊपर ये मैटर करता है। जैसे स्ट्रॉन्ग टाइड होगी तो 18 टाइम घूमे 1 मिनट में, अगर थोड़ी मीडियम है तो 12 टाइम घूमे 1 मिनट में, है ना। तो टरबाइन फिर एक गियर बॉक्स से कनेक्ट होती है और जिस गियर बॉक्स की वजह से जनरेटर टर्न होता है और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी हो पाती है, क्रिएट हो पाती है ना। और टाइडल एनर्जी हम कहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर जो मैंने आपको गल्फ ऑफ कैम्बे बताया था ना, उसी का नाम गल्फ ऑफ कंबत भी बोल सकते हो आप उसको, या फिर गुजरात के गल्फ ऑफ कच्छ में, गंगेटिक डेल्टा के वेस्टर्न कोस्ट में, और वेस्ट बंगाल के सुंदरबन रीजन में आपको ये टाइडल एनर्जी देखने को मिल सकती है। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि अर्थ का जो अंदरी हिस्सा होता है, इंटीरियर होता है, वहां पर सबसे ज्यादा हीट पाई जाती है। उस हीट से, अर्थ की इंटीरियर वाली हीट से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। जियो यानी कि द जियोइड, एंड जियोइड इज द शेप ऑफ द अर्थ। तो अर्थ इज रिलेटेड विद द वर्ड जियो, एंड जियो से जो वेव्स आती है, जो हीट आती है, उसको आप थर्मल बोलोगे, एंड द एनर्जी। ठीक है, तो जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि अर्थ जो है, जैसे आप उसके नीचे नीचे जाके देखोगे ना, तो वहां पे वो ज्यादा गर्म होती जाएगी। ठीक है, और कुछ प्लेसेस पे जो जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है, मतलब कि जो ये गर्माहट होती है, वो इतनी ज्यादा हाई हो जाती है कि अर्थ के कुछ ही थोड़ा सा नीचे ही जाओगे ना, तब भी आपको ज्यादा से ज्यादा हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो और इस एरिया में जहाँ पर ज़्यादा हाई टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर ग्राउंड वाटर जो होगा वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। वहाँ पे वो पानी भी गर्म मिलेगा आपको, और स्टीम की तरह जो हॉट स्टीम्स होती है, वहाँ पर भी आपको ये फील करने को मिलेगा कि यहाँ पर, इस जगह पर जहाँ पर पानी भी गर्म हो जाता है, नदियों का या फिर रिवर्स का, लेक्स का, तो वहाँ पर ज़रूर हाई टेम्परेचर होगा। यानी कि यहाँ पर अर्थ की स्टीम्स, इंटीरियर स्टीम ज़्यादा आ रही हैं, जैसे कि, और फिर जहाँ पर वो स्टीम्स आएंगी वहां से फिर टरबाइन ड्राइव करेगी और फिर जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। जैसे कि अगर आप हिमाचल प्रदेश के मणिकरण इलाके में जाओगे, वहां पे पार्वती वैली, या फिर लद्दाख की पूगा वैली में जाओगे, तो वहां पर आपको जियोथर्मल एनर्जी का एहसास होगा और वहां पर बिजली बनाई जाती है। अब हम देखेंगे कि हम एनर्जी रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी से ही हमारी इकोनॉमी चलती है। ठीक है, तो इसलिए हमें उसको बचाना पड़ेगा, उसको सस्टेन करना पड़ेगा। हमें कम से कम वेस्टेज करनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमें यूज़ करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की जब काम हो जाए तब उसको बंद करना चाहिए। पावर सेविंग डिवाइसेस को भी बंद करना चाहिए, और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमें यूज़ करना चाहिए। अब साथ के साथ मैप वर्क पे भी आ जाते हैं। अब हम देखेंगे मैप वर्क को। मैप वर्क में हमें तीन के आसपास मैप वर्क करना है। सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में आपको 4 लोकेट करना है। नरोरा, ये इसकी स्टेट लिख लो तब ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, काकरापर जो कि गुजरात में है, तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, और कलपक्कम तमिलनाडु से है। ठीक है, कलपक्कम से आप नाम लगा दो, ये थोड़ी ट्रिक बना सकते हो क्योंकि साउथ का नेम लग रहा है तो ये तमिलनाडु का ही होगा। ठीक है, तो कलपक्कम जो है वो चेन्नई में, यानी कि तमिलनाडु में, ये ऊपर ही मार्क कर देना जहाँ चेन्नई मार्क करते हो। ठीक है, और तारापुर जो है वो मुंबई के आसपास ही है, तो तारापुर इज इन महाराष्ट्र और मुंबई। ठीक है, और गुजरात के ये जो नीचे वाला, इसी के बीच में ककरापुर मार्क कर देना, और दिल्ली से थोड़ा ऐसे नीचे की तरफ आते ही नरोरा मार्क कर देना। डन, न्यूक्लियर वाले। ओके, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब ज्यादा अच्छे से इनकी लोकेशंस बैठेगी दिमाग में, है ना। फिर आएंगे हम थर्मल पावर प्लांट पे। थर्मल पावर प्लांट में हमें 3 ऐड करना है। सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश में, नमरूप जो कि असम में है, और रामागुंडा जो कि तेलंगाना में है। तो इनकी एक बार स्टेट याद कर लोगे, फिर उसके बाद ये जो टेक्निक है कि कहाँ कहाँ पे हो सकता है, फिर वो आएगी। जैसे कि असम में ऊपर वाले हिस्से में ही नमरूप मार्क कर दिया,
फिर इसके बाद सिंगरौली हमारा किस में था, मध्य प्रदेश में, तो सिंगरौली के इधर वाले एरिया में मोस्टली ना ये यू बना के ही ज्यादा लोकेट होता है, तो सिंगरौली यहाँ पर मार्क कर दिया। और रामागुंडम ये देखो इस यू के एकदम स्टार्टिंग में ही तेलंगाना में रामागुंडम मार्क कर दिया, डन। ओके, उसके बाद आएंगे हम आयरन और माइंस पे। ये हमें मयूरभंज जो कि ओडिशा में है, दुर्ग जो कि छत्तीसगढ़ में है, भैलाडला जो कि छत्तीसगढ़ में है, बलेरी आंध्र प्रदेश और कुदेरमुख कर्नाटका में। ठीक है, तो ये अब आपको यहाँ पर मार्क करने हैं, ये काफी सारे हैं, मी का हमें नहीं करना। तो ये भलेदलिया आपके इधर और दुर्ग एक ही स्टेट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद थोड़ी सी इनकी, जैसे दुर्ग तो बीच में आ गया और भलेरिया थोड़ा नीचे आ गया। उसके बाद मयूरभंज जो है वो लोअर साइड में आ गया थोड़ा सा, मयूरभंज। ठीक है, उसके बाद आपका इस वाले पार्ट में बलेरी भी और बलेरी ही, हमें बलेरी मार्क करना है। और उसके बाद कर्नाटका में इस साइड पे कुदेरमुख। ठीक है, और इसमें तो ये 5 ही आएंगे, 5 ही हमें मार्क करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी हो गया आपका मार्क। कोल माइंस भी है, कोल माइंस लास्ट है। कोल माइंस में हमें रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल में है, झारिया, जे फॉर झारिया, जे फॉर झारखंड, बोकारो भी आपका झारखंड में है, तलचर ओडिशा में है, और कोरबा छत्तीसगढ़ में है, सिंगरौली एमपी में जो आपने ऊपर अभी मार्क कर लिया था, और सिंगरेनी तेलंगाना में है, नई वैली तो आपको याद हो ही गया होगा तमिलनाडु में है, और ऑयल फील्ड में भी मार्क करना है दिग्बोई जो कि असम में। सबसे पहले असम में आ जाते हैं, असम में देखो यहीं पर ही है दिग्बोई, उसी में। ठीक है, और आपका सिंगरौली, येरा, कोरबा, बोकारो और झारिया, रानीगंज, तलचर, सिंगरेनी, मुंबई हाई नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, और नेवेली आपको मार्क करना है। तो ये कुछ कुछ आपको तो पहले से इनकी टेक्निक यही है कि सबसे पहले ना आप इनके ये याद करो कि ये किस किस स्टेट में। उसके बाद आपको थोड़ी ट्रिक बनानी पड़ेगी कि जैसे ये आ गया आपका ये वाला स्टेट, ठीक है, और इसमें ये आपका झारखंड है, बोकारो इज इन झारखंड, है ना, बोकारो और झारिया, तो ये दोनों एक ही है। तो इसमें आओ झारखंड में, और झारखंड में देखो बोकारो, झारिया और रानीगंज, तीनों साथ में, और इसी के यहाँ पर सिंगरौली भी है, फिर कोरबा और तलचर भी इसी जगह पे, ऐसे स्लांटिंग वे में। तो ऐसे से करके आप ट्रिक बनाओ कि कैसे कैसे मैं ट्रिक लगा के इन सारी डेस्टिनेशन को याद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तब जाके और 4-5 बार प्रैक्टिस करो मैप पे, है ना, काफी सारे मैप्स ले आओ, 1 रुपए का एक ही है ना। तो इस तरीके से आप मार्क कर सकते हो, एंड यू आर डन विद योर चैप्टर एंड मैप वर्क, है ना। तो इस तरीके से, और लाइफ लाइन्स वाला तो हमारा चैप्टर कट ही गया, उसमें सिर्फ मैप वर्क ही है। तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।